आदमी चक्की में पिस रहा है, तो ठीक है, देखते हैं कि शायद ये आंख से पट्टी हटा देने से शायद सब कुछ हरा हरा हो जाए, बढ़िया हो जाए। मैं संविधान का नकली अध्ययन नहीं करता कि यहां संविधान देखकर नाचने लगूं, ठीक है। बाबा साहब की मूर्ति देखकर बहुत खुशी मिली थी, लेकिन इसको देखकर मैं नाचने नहीं लगूंगा, क्योंकि ऐसी तमाम मूर्तियां लगाई जा रही हैं अपने देशों में, लोग उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कल कोई जज के सामने कोई कहेगा हुजूर भेदभाव हो रहा है, तो कह देगा कि कहां भेदभाव हो रहा है, संविधान के आधार पर समानता तो आ चुकी है, अब कैसा भेदभाव। आप कहेंगे हुजूर हम लोग कमजोर वर्ग के, थोड़ा आरक्षण बढ़ा दो, कहां बढ़ाना है, संविधान पकड़ते ही समानता तो आ गई, अब क्या। तो व्याख्या तो कोई भी कोई कर लेगा। तो आंख की पट्टी तो खुली है लोगों की, मूर्ति की न बंद है, लोगों की तो खुली है, तभी तो भेदभाव कर रहे हैं वो। तो इसलिए दोस्तों पता नहीं ये मूर्ति ठीक थी कि ये मूर्ति ठीक है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे देश ठीक होता नहीं दिख रहा है। मूर्ति रहे ना रहे, अगर देश ठीक हो जाए तो वही उपलब्धता होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों आज 17 अक्टूबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से खबर आ रही है कि न्याय की देवी की मूर्ति को बदल दिया गया है। पहले मूर्ति ये थी, तो बदली गई है। उसकी मुख्य आलोचना इस आधार पर होती थी कि उसमें आंख पर पट्टी बंधी थी। दरअसल अपने यहां आंख पर पट्टी को लोग केवल आंख पर देखते हैं, वास्तव में आंख पर पट्टी का एक सांकेतिक अर्थ है भेदभाव करेगा, देखेगा तो पहचानेगा, पहचानेगा तो भेदभाव करेगा। लेकिन ठीक है, लोगों ने आलोचना की और हटा दी गई। संविधान के एक विद्यार्थी के रूप में मुझे इससे कोई बहुत खुशी या पुरानी मूर्ति के हटने का कोई दुख नहीं है। मैं एकदम निष्प्रिय भाव से हूं, क्योंकि जहां आंखों की पट्टियां बंधी हैं या जहां पर आंखों की पट्टियां खुली हैं और भेदभाव हो रहा है, उन आंखों का क्या होगा वो ज़्यादा चिंता का विषय है। लेकिन इससे पहले कि इन बातों पर चर्चा करें कि इससे क्या बदलेगा, पहले मूर्तियों के अर्थ को देख लेते हैं। जिस मूर्ति को हटाया गया है उस मूर्ति में कानून की देवी तमाम पुस्तकों और दस्तावेजों के ऊपर खड़ी हैं और उनके दाहिने हाथ में तराजू है जो जस्टिस कर रहा है, बाएं हाथ में तलवार है सजा देने की, यानी दाहिने हाथ से न्याय और बाएं हाथ से सजा। कभी भी किसी को पुरस्कार दाहिने हाथ से दिया जाता है। हनुमान जी के बारे में भी कहा गया दाएं भुजा संत जन तारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, यानी बाएं हाथ और दाहिने हाथ में फर्क किया गया है कि बुरे काम जो हैं वो बाएं हाथ से किए जाते हैं और अच्छे कार्य दाहिने हाथ से। तो दंड देना एक तरह से नकारात्मकता को दूर करने का नकारात्मक उपाय है, इसलिए बाएं हाथ में तलवार दिखाई गई थी और दाहिने हाथ में न्याय दिखाया गया था, यानी जिसे न्याय मिलेगा उसके लिए दाहिना हाथ और जिसे दंड मिलेगा उसके लिए बायां हाथ। आंख पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? क्योंकि दोस्तों सभ्यता की यात्रा में जहां तक समाज इस समय पहुंच गया है, यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। आज अगर दरोगा के बेटे पर एफआईआर लिखवानी है तो नहीं लिखी जाएगी, प्रधान के बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कानून के रखवाली करने वालों की आंख खुली होती है, खुली है। वो देखता तो जानता कि अरे तो फलाना का बेटा है, अच्छा उनका बउआ है। तो सोचिए कि जब ये व्यवस्था शुरू में बनाई गई होगी कि कोई राजा हो, नवाब हो, किसी का कोई बेटा हो, यूरोप से क्रांति चली है, अगर गलत किया तो गलत को गलत माना जाएगा। तो कहा गया कि केवल स्रोत जो है वो साक्ष्य का होगा। ये स्रोत क्या है? साक्ष्य का। मटेरियल सब यहां रखिए, यहीं से जाएगा दिमाग तक, एक प्रतीकात्मक है और फिर दिमाग में जैसा लगेगा वैसे ही यहां पे तराजू में दिख जाएगा और फिर उसी हिसाब से दंड मिलेगा। व्यक्ति कौन है इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यानी जो विधि का शासन कहते हैं, डायसी का रूल ऑफ लॉ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, वो यही कहता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। हमारे लिए सब इक्वल हैं। इस मूर्ति में क्या किया गया? तराजू को ही इक्वल कर दिया गया। तराजू कैसे इक्वल होगा भाई? तराजू तो न्याय अन्याय के हिसाब से होगा, लेकिन यहां जो तराजू न्याय के लिए था, अब यहां समानता के लिए कर दिया गया। कानून का निर्माण समानता के आधार पर होता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो समानता का निर्णय नहीं होता। उसमें जो गलत किया उसको गलत और जो सही किया उसको सही किया जाता है। मेरी व्यक्तिगत सोच में ये मूर्ति थोड़ी अजीब सी लग रही है,
क्या न्याय की देवी का काम है सबको बराबर करना, या न्याय की देवी तक जो पहुंचाने वाले हैं उनका काम है समाज को बराबर करना, और ये दिखाएंगे कि बराबरी नहीं हुई है, कहां भेदभाव है। फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि सब कुछ बराबरी हो गई, मूर्ति वहां लग गई, अब कहां भेदभाव है। कल को कोई ये तर्क दे तो क्या कहा जाएगा, और दिया ही जाएगा। और फिर तो इस हाथ में और संविधान है, बहुत अच्छा है, कानून की देवी के हाथ में, न्याय की देवी के हाथ में संविधान है। देखिए कभी कभी हम लोग अनावश्यक इमोशनल होते हैं। मैं स्वयं संविधान प्रेमी हूं, संविधान पर पुस्तक का लेखक हूं, लेकिन कानून की देवी के हाथ में संविधान तो है। न्याय संविधान से नहीं होता है, न्याय सबूतों से होता है, परिस्थितियों से होता है। संविधान केवल इतना ही कहता है कि सबके साथ न्याय करना, लेकिन न्याय का आधार संविधान हो ही नहीं सकता। चौराहे पर कौर ने ख को गोली मारी तो वहां के जो दृश्य हैं, जो चित्र हैं, जो बात है, वो न्याय का आधार बनेगी। संविधान का कोई अनुच्छेद में न्याय नहीं है। तो इस मूर्ति में ये कल्पना बहुत अच्छी थी कि यहां सबूत नीचे रखे हुए हैं और हाथ में दंड देने की तलवार है, यहां हाथ में संविधान हो गया। तो ये क्या है, ये मूर्ति भारत माता की हो सकती है, ये मूर्ति न्याय की देवी की नहीं हो सकती, ये कानून की देवी की मूर्ति हो सकती है, लेडी ऑफ जस्टिस की नहीं हो सकती। क्योंकि जस्टिस में न्याय और अन्याय का विवेचन करके बताया जाता है किधर न्याय है किधर अन्याय है, वहां बराबरी नहीं की जाती। हां, बराबरी कहां की जाएगी, प्रशासन में, पुलिस व्यवस्था में। कोई भी रोते कलपते पहुंचेगा थाने पर, FIR दर्ज होगी, चाहे वो झूठ बोले चाहे सच बोले। लेकिन जब न्याय की देवी तक जाएगा तो झूठ बोला तो पड़ रहा ऊपर, सच बोला तो पड़ रहा भारी, वहां तो जांचा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, तो आंख की पट्टी क्यों बांधी गई है, आंख की पट्टी इसलिए बांधी गई थी कि व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव न्यायाधीश पर नहीं है। यह दिखाना है कि व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव न्याय करने वाले पर नहीं होगा, कि सामने कौन खड़ा है। तो चलिए, यह कह दिया गया कि सामने कोई खड़ा भी है कि नहीं खड़ा, उसको देखेंगे कैसे। तो ये एक डिबेट का पॉइंट है। मैं इस मूर्ति से भी सहमत हूं, मैं इस मूर्ति से भी सहमत हूं। चूंकि ये हटाई गई तो इसकी व्याख्या कर रहा हूं। इसकी व्याख्या तो सुबह से शाम तक आपको मीडिया के चैनल के जरिए और अन्य लोगों के माध्यम से मिलेगी। और इस मूर्ति को हटाने के लिए दानिश खान जो RTI एक्टिविस्ट हैं रामपुर के, उन्होंने बहुत बार सर्वोच्च न्यायालय में और फिर महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय में RTI के जरिए सवाल किए थे। तो ऐसे जो लोग इस मूर्ति के बदलाव से सहमत हों, मैं उन सबकी ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया था। और CJI चंद्रचूड़ जी इसको अगर अपने लिए अपना एक काम बता रहे हैं तो ये भी ठीक है। लेकिन बाबा साहब की जब मूर्ति लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर मैंने बहुत वीडियो बनाया और मैंने बड़ी उसकी तारीफ की। वो इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट को इस समय कमजोर करने की कोशिश थी। तो बाबा साहब की जो इस समय सामाजिक और राजनैतिक स्वीकार्यता है, उसके चलते उनकी मूर्ति वहां लगने से सुप्रीम कोर्ट का वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ा भी था। लेकिन वास्तव में सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का वजन तब बढ़ेगा जब वहां बैठे जजेस जो करेंगे, अगर उनकी आंखों पर पट्टी है, या कि वो पट्टी खोलकर देखकर पहचान कर भेदभाव करने वाले मानसिकता के हैं, तो चाहे तराजू सीधा रखिए या ऊपर नीचे, समाज में पलड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। आप आए दिन की घटनाओं से इसको देखते हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए मैं 2-3 चित्र लाया हूं, जरा उन पर भी एक नजर डाल दी जाए। कि आंख बंद थी तो बहुत सारा अन्याय हुआ होगा, चलिए मान लेते हैं। इसी मूर्ति के सहारे जैसे कृष्णा अय्यर ने निर्णय लिखवाए, PN भगवती साहब ने लिखवाए, न जाने कितने एक से एक जजेज हुए, इतने अच्छे अच्छे फैसले दिए। सरकार के खिलाफ केशवानंद भारती का केस में फैसला आया, मिनर्वा मिल्स का आया। लेकिन तब इस मूर्ति पर बंधी पट्टी नहीं कहीं रोक रही थी न्याय करने से। अब चलिए यही रोक रही थी, दोष इसी की मूर्ति का ही है, तो मूर्तियों पर ही खेल देखते हैं। लेकिन जरा देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव भी होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतीकात्मक हुल्लड़बाजियां उठा करके इतने बेहतरीन तरीके से लिखी गई IPC, CRPC और पुराना एविडेंस एक्ट, इतना बेहतरीन जो लिखा था, उसको हटाने का माहौल तैयार कर लिया गया। और फिर क्या किया गया, जो कुछ यहां लिखा है 99% कॉपी पेस्ट कर दिया गया।
एविडेंस एक्ट तो 99% कॉपी पेस्ट है। और लोग ताली बजा रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने का बना कानून हटा दिया। एक तरफ तो कहते हो कि हम अपनी परंपराओं के अनुसार चलेंगे, जो 1000 साल पुरानी है, 2000 साल पुरानी है, वो अच्छी हैं, और 150 साल पहले रिसर्च करके लिखे गए कानून खराब हो गए। ये क्या सोच है? दरअसल जो तर्क से लिखा गया उसको हटाना है। यहां तर्क था, यहां जज्बात से लाया गया तर्क, तो हम भी इसके पक्ष में भी बहुत सारा गढ़ देंगे, खामी यहां भी निकाल देंगे। लेकिन क्योंकि मैं कोर विषय पर जाना चाह रहा हूं, इस नाते इसका मैं केवल संदर्भ भर ले रहा हूं। जो इस मूर्ति के आने से बड़ी उम्मीद पाले हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। हाँ, मूर्ति बदलाव की खुशी मनाने में मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये एक तस्वीर देखिए, कानून की आंख में पट्टी है कि आंख खुल गई। अब इनकी हत्या किया है इन लोगों ने, अब सरेआम ये लोग इनको मालार्पण करके पूरा गरिमा दे रहे हैं, और इनके समर्थन में लाखों लाख लोग ट्वीट करेंगे। तो दो में से एक बात, या तो कानून की आंख की अब पट्टी हट गई है, तो मान ले कि इन लोगों को दोषी साबित करके गलत कर दिया था, हत्या ऐसे लोगों की हो जानी चाहिए। लेकिन तब उसके हाथ में जो संविधान है वो क्या कहेगा? और या फिर खुली आंख हो गई तो अब दिखाई देगा कि अपराधियों को, मर्डरर्स को, बलात्कारियों को तो सम्मानित करने का रिवाज चल रहा है, तो इनको और इन सब को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये गुनाह तो कर रहे हैं महिमा मंडन करके। या अगर नहीं कहीं कानून में लिखा हुआ तो इस तरह के कृत्यों को अपराध बनाया जाएगा, लिखा जाएगा कि अपराध है। आपको पता है कि जो आईपीसी और बीएनएस का खेल हुआ उसमें क्या क्या हुआ? आईपीसी की धारा 153 क में 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जुड़वाया था कि कहीं हुल्लड़बाजी वाला अगर जुलूस निकलेगा, जुलूस हथियार सहित, शोर शराबा के सहित, तो वो उस तरह के लोग दंडित किए जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता में जब इसको स्थापित किया गया तो ये धारा ही हटा दी गई। हाँ, क्योंकि जुलूसों में हुल्लड़ होता है, ये शोर होता है, ये होने दो। ऐसे ही पुराने कानून में लिखा था, धारा 377 सेक्शन 377 में, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी जानवर के साथ कोई मैथुन करता है, जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ, तो यदि वह जबरदस्ती किया है पुरुष के साथ या कोई महिला महिला के साथ, तो यह अपराध है, गुदा मैथुन जिसको कहते हैं। और वो क्रियाएं होती हैं, दबंग अपराधी लोग अपने दुश्मनों को पकड़ करके ये काम कर देते हैं जिससे कि वो जिंदगी भर शर्मिंदा रहे। अब ये अपराध नहीं है। इतना आगे आप निकल गए कि अब कोई व्यक्ति किसी को उठा ले जाए, लॉकअप में बंद कर दे, वहां उसके साथ गुदा मैथुन कर दे, अपराध नहीं है। और ये गुदा मैथुन होता है ट्रांसजेंडर्स के साथ, सबसे ज्यादा हिजड़ा जिनको आप कहते हैं। किसी भी हिजड़े से पूछ लीजिए, थानों में उसके साथ होता है। अब वो भी अपराध नहीं है। ये नया बदलाव हुआ है, क्योंकि 150 साल पुराने को बदलना था ना। ऐसा लोग झंडा डंडा लेकर कूदते हैं मानो 150 साल पुराना जो लिखा उसको पढ़कर आए हैं। नेताओं के कहने पर अब विद्वता तय हो रही है। नेता जो कह दिया वही इतिहास है, नेता जो कह दिया वही भूगोल है, नेता जो कह दिया वही कानून है। तो ध्यान देना कि नेता जानता सब है, लेकिन कहता वो है जिससे उसकी सत्ता बनी रहे। ये याद रखना। जम्मू कश्मीर में 370 हटानी थी। 370 के समर्थकों को पता ही नहीं है कि फिर जम्मू कश्मीर को संघ शासित राज्य क्यों बना दिया गया, और फिर यह भी नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अब संविधान से नहीं गवर्न हो रही है, अब एक सामान्य अधिनियम से गवर्न होती है। भारत में एकमात्र ऐसी विधानसभा है पूरे भारत में। आप कहेंगे क्योंकि वो संघ शासित क्षेत्र है, तो दिल्ली और पांडिचेरी, पुदुचेरी भी संघ शासित क्षेत्र है, वहां भी विधानसभाएं हैं, वहां भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली की विधानसभा और पुदुचेरी की विधानसभा भारत के संविधान के भाग 8 से गवर्न होती है, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद, ये इनमें से किसी के बारे में संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है। ये सब अधिनियम से शासित होने लगा। क्या इसी के लिए 370 हटवाने के लिए आपसे वोट मांगा गया था? आप तो वहां की विधानसभा को जो ज्यादा पावर मिली थी उसको बराबर करने की बात पर सहमत हुए थे ना, लेकिन नेता उसका झांसा देकर सहमति लिया, फिर कर लिया अपना काम। और दूसरे विपक्षी नेताओं को पता भी नहीं है कि क्या कर दिया उन्होंने। इस पर कोई रिट भी नहीं पड़ी है जो मैं कह रहा हूं। हाँ, उधर से ये मत कहना कि मैं रिट डालूं।
रिट डालेंगे आप तो पूरी जिंदगी रिट डालने में खर्च हो जाएगी। तो क्या रिट नहीं डालेंगे? नहीं, बिल्कुल डालिए। मेरी बात सुनकर जिनको डालना हो डालें, क्योंकि फिर मुझे कुछ और बात करनी होगी। तो देखिए, या तो आंख की पट्टी खुल गई तो अब इनकी हत्या करने वालों को शायद पुरस्कार वगैरह दे दिया जाए, और या फिर इन सब के लिए कानून बनाकर दंडित करने की बात की जाए। एक ये भी चित्र देख लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर आ रही है कि गोपाल मिश्रा जिस घर पर चढ़ा था, जिस घर पर चढ़ करके अवैध रूप से चढ़ करके उसने झंडा तोड़ने की कोशिश की और झंडा तोड़ने में दीवार गिर गई, यानी घर भी गिराया उसने। कानून की भाषा में यह संपत्ति के प्रति किया गया ऐसा अपराध था जिस पर जान मारने का हक है। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार राम गोपाल मिश्रा जो उस समय वहां कर रहा था, उस पर उसके साथ जान मारने तक की हरकत की जा सकती है। जिनका घर है वो भी कर सकते हैं, बाहरी भी कर सकते हैं। बीएनएस की धारा 41 पढ़ लीजिएगा कि कब आप अपनी संपत्ति पर आने वाले की जान ले सकते हैं। और कानून के विद्यार्थी के नाते बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि जो दृश्य आया है झंडा फहराने का और रेलिंग गिराने का ना, वो पूरी तरह से धारा 41 से कवर था। जान मारने का अधिकार उन व्यक्तियों को हो जाएगा जो वहां हैं। केवल घर के भीतर जो है उन्हीं का नहीं, जिसका घर वही नहीं, बाहर से भी देखने वाला वो कर सकता है। और धारा 44 में तो यहां तक लिखा है कि बाहर जो भीड़ खड़ी थी उससे भी तो भय है। लोग छत पर चले जा रहे हैं बिना अनुमति के। क्या वो छत सड़क थी? वो किसी का घर है। लेकिन हुआ क्या, उस घर के लोगों को ही आरोपी बनाया गया। ठीक है, बना लीजिए आरोपी किस बात का? हत्या का। अरे हत्या का आरोपी बनाए हैं तो उनको बचाव तो करने दीजिए। हत्या हुई है, लेकिन किसने की ये कैसे जान रहे हैं आप कि उन्होंने ही की? और अगर उन्होंने की तो हो सकता है उनको हत्या करने का अधिकार देता हो कानून। धारा 41 में आपने लिख रखा है बीएनएस में। तो ये लागू हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आपके घर में अगर कोई घुस जाएगा तो जब कानून आपको जान मारने का हक दिया है तो आप जान मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? और जान मारने पर आपको आरोपी बना के एनकाउंटर कर दिया जाए तो आंख की पट्टी खुली है कि नहीं खुली है, जरा इस पर चर्चा कर ली जाए। एक ये सब खूब खेल चल रहा है। तो आंख पर पट्टी की वजह से चल रहा था, पुरानी आईपीसी की वजह से चल रहा था, तो फिर तो बंद हो जाना चाहिए। क्यों हो रहा है ये? चलिए, इनको नहीं गोली मारी जाएगी एनकाउंटर करके, इनको तो फूलमाला है। क्या किया था इन्होंने? रेप, छोटी बच्ची को पटक पटक कर मारे थे लोग, 11 लोगों की हत्या किए थे। तो फिर फूलमाला। तो एक की हत्या करने वाले आरोपी को तो एनकाउंटर, और 11 लोगों की हत्या करने वालों को फूलमाला। तो ये आंख पर पट्टी किस लिए खुली है? और संविधान हाथ में पकड़ा दिया गया तो उसका मतलब क्या है? जरा इस दृश्य को देखिएगा। ये दृश्य देखिए, राम रहीम के पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका खारिज। पेरोल पे पेरोल, पेरोल पे पेरोल। आमतौर पर लोग अपने परिवारिक जनों से जो जेल में बंद होते हैं मिल नहीं पाते, उम्र गुजर जाती है। लेकिन चूंकि आंख पर पट्टी बंधी थी तो शायद पहचान नहीं पाए होंगे कोर्ट साहब, या कोर्ट साहब तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे ये प्रशासन का खेल है। तो प्रशासन पर बैठे साहब पहचान नहीं पाए होंगे कि ये कौन है। चूंकि आंख पर पट्टी थी इस नाते पेरोल इनको दे दिया, और साथ में और लोगों को नहीं दिया क्योंकि आंख पर पट्टी थी। अब तो खुल गई, अब बंद हो जाएगा ना। तमाशा चल रहा है देश में। अभी जस्टिस काटजू ने कहा है कि इस देश में कोई संस्था काम नहीं कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी संस्था काम नहीं कर रही है। चाहे आप रेरा के पास जाइए, एलडीए के पास जाइए, नगर निगम में जाइए, कहीं जाइए, अपनी किस्मत से आप बचे हुए हैं, सेफ हैं तो हैं, नहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी जवाबदेही नहीं है। कारण क्या है कि जवाबदेही ऊपर से चलती है। जब ऊपर वाले ही जवाबदेह नहीं है, अब इनको चुनाव के समय पर कौन छुड़वा रहा था? और लोग क्यों नहीं छूट जा रहे हैं? इन पर इतना संगीन अपराध साबित है, इनको पैरोल पे पैरोल मिल रहा है, और तमाम लोग नकली आरोपों में बंद किए गए हैं, उनको तो कोई छूट नहीं मिल रही, मिलने की अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिलती है परिवार वालों को, माँ बाप को। तो इसीलिए मूर्ति के इस बदलाव से मैं कोई खुश नहीं हूं। मुझे लगता है दोस्तों कि जैसे आईपीसी हटा करके इसको रख दिया गया, नोट हटा करके दूसरा कर दिया गया, ताकि इतिहास में अपना नाम पाया जा सके कौन किया था, कौन तीनों क्रिमिनल लॉ बदला था। शायद वैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को भी आया होगा कि अभी तो अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा रहे हैं तो नाम हो ही रहा है, शायद ये मूर्ति वाले सहमत होंगे तो जरा दूसरी मूर्ति पर जो अभियान आंदोलन चल रहा है वो भी कर दें। कितना सस्ता काम है।
नाम कमा लेने का। अरे हुजूर, आप जरा देखिए कि ये नंगा नाच चल रहा है पूरे भारत में। प्रतीकों को बदलो, प्रतीकों को नाम बदल दो, प्रतीक बदल दो, उसी पर हाहाकार करो, और वास्तविक घटनाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं कल्पना कर रहा हूं कि जितनी तेजी से राम गोपाल मिश्रा के हत्यारोपियों का एनकाउंटर हो गया, ठीक है, जो लोग इसको ठीक समझते हैं, अगर मैं उन्हीं की निगाह से बात कर लूं तो पूरे गांव को जलाने वाले जो नवयुवक हैं उनके लिए कौन सा उपाय है फिर? क्या उनको यह अधिकार था कि फिर वो जाकर बेगुनाहों का घर जला दें, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि राम गोपाल मिश्रा की जिस घर में हत्या हुई वो मुस्लिम परिवार का था? तो फिर आंख की पट्टी तो खुली थी, तभी तो पहचाना गया किसका, हिंदू का, मुस्लिम का। अच्छा, मुसलमान का जलाओ जलाओ जलाओ। कभी सोचा है आपने कि दंगों में जिनके सारे सामान जल जाते होंगे वो शाम सुबह में क्या खाते होंगे? उनके बच्चे कहां से खाना खाए होंगे? लैट्रिन कहां करने गए होंगे? घर घर शौचालय तो बनवा दिया, कहां गए होंगे? किसी घर में? सोचकर देखिएगा। तो इसलिए इन मूर्तियों के बदलाव से कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है। ठीक है, बदल गई तो बदल गई। व्यक्तियों की आंख खोलनी होगी, न्यायाधीशों की आंख खोलनी होगी। जनता वकील और जज को दोषी बनाकर पल्ला झाड़ दे रही है। कभी जनता पूछ रही है कि इतने सारे लोगों को अधिकार तो दिए जा रहे हैं? SC ST एक्ट कभी था दुनिया में? SC ST एक्ट कभी दुनिया में था? नहीं था, बनाया गया। पाक्सो था? नहीं था, बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था? नहीं था, बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कभी था क्या दुनिया में? नहीं था, बनाया गया। इतने सारे बनाए गए तो अदालतें भी बनाओ, और अगर बनाते भी अदालतें तो बिल्डिंग बना देते हैं, जज उन्हीं में से भर देते हैं। वहां जगह खाली हो गई जज की, वहां कोई नहीं बैठा हुआ है। आप और लोगों को भर्ती करिए, तब तो न्याय हो पाएगा। केवल अधिकार लिखे जा रहे हैं, लोग अदालतों के सामने खड़े होते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। आदमी चक्की में पिस रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कि शायद ये आंख से पट्टी हटा देने से शायद सब कुछ हरा हरा हो जाए, बढ़िया हो जाए। मैं संविधान का नकली अध्ययन नहीं करता कि यहां संविधान देखकर नाचने लगूं। ठीक है, बाबा साहब की मूर्ति देखकर बहुत खुशी मिली थी, लेकिन इसको देखकर मैं नाचने नहीं लगूंगा, क्योंकि ऐसी तमाम मूर्तियां लगाई जा रही हैं अपने देशों में, लोग उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कल कोई जज के सामने कोई कहेगा हुजूर भेदभाव हो रहा है, तो कह देगा कि कहां भेदभाव हो रहा है? संविधान के आधार पर समानता तो आ चुकी है, अब कैसा भेदभाव? आप कहेंगे हुजूर हम लोग कमजोर वर्ग के, थोड़ा आरक्षण बढ़ा दो। कहां बढ़ाना है? संविधान पकड़ते ही समानता तो आ गई, अब क्या? तो व्याख्या तो कोई भी कोई कर लेगा। तो खैर, मैं इस पुस्तक का लेखक हूं, सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। आप इस पुस्तक को अपने पास अगर मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा। शेष मेरी इस आलोचनात्मक व्याख्या से अगर आपको तनिक भी पीड़ा पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी तो हूं, लेकिन यह क्षोभ मेरा अपना नहीं है। ये आए दिन घट रही घटनाओं को सुनकर देखकर है। सारे फैसले आधा अधूरे करने वाले चंद्रचूड़ जी, चाहे राफेल का मामला उठा, चाहे पेगासस का मामला आया, चाहे महाराष्ट्र विधानसभा में राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर के पद दुरुपयोग का मामला आया, कोई फैसला आपने नहीं किया। एक आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पर आधा अधूरा कर दिया तो उसको कहा अपराध नहीं है। सरेआम दवा कंपनियों ने दवाओं के दाम बढ़ाए हैं और उधर दिख रहा है कि चंदा दे रहे हैं, सीधे सरकार को चंदा देकर दाम बढ़ा रहे हैं। जिन सरकार का काम है दाम को नियंत्रित करना, वही सरकार पार्टी के तौर पर चंदा ले रही है और तब दाम बढ़ाने की छूट दे रही है। तो उस पार्टी में दिए गए चंदे को घूस मानकर इन कंपनियों पर केस क्यों न चलाया जाए? ये केस हुआ तो आपने उसको जो है खारिज करवा दिया, रोक दिया कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। एक मजिस्ट्रेट जो है हिम्मत भी किया उस पर FIR दर्ज करने का, आदेश देने का, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में बैठे एक जज साहब ने उसको खारिज कर दिया। जरा बताइए कि अगर उसमें वो मुकदमा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से नहीं जुड़ा रहता तो खारिज करते वो हाईकोर्ट के जज? जूते घिस जाते वकीलों के टहलते टहलते। तो आंख की पट्टी तो खुली है लोगों की, मूर्ति की न बंद है, लोगों की तो खुली है, तभी तो भेदभाव कर रहे हैं वो। तो इसलिए दोस्तों, पता नहीं ये मूर्ति ठीक थी कि ये मूर्ति ठीक है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे देश ठीक होता नहीं दिख रहा है।
मूर्ति रहे ना रहे, अगर देश ठीक हो जाए तो वही उपलब्धता होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे वीडियो पर 1 लाख सब्सक्राइबर हुए 6 महीना बीत गए हैं। इधर आप लोगों का प्यार नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा आलस कर गया था, बहुत मायूस हो गया था। मुझे लगा था कि देश सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। आप लोग पूछते थे ना कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। कोई धमकी आ गई क्या? अरे धमकी आ जाएगी तो आपको आके प्रस्तुत कर देंगे, कोई लालच दी जाएगी तो भी आकर आपसे बोल देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि हम लोग वीडियो बना रहे, इससे क्या बदलाव होगा, तो कमेंट में भी लिखिएगा कि कुछ बदलाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अम्बेडकर नामा पर जो मैं चर्चा किया हूँ रतन लाल जी के साथ, उससे आज मुझे एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिल गया। मेरे ग्रेजुएशन के गुरुजी मुझे पहचान गए और जान गए, और उन्होंने आज हमारा संपर्क नंबर मांगा। जब मुझसे मांगा गया तो मैंने कहा गुरुजी को संपर्क नंबर मेरा मत दीजिए, उनका मुझको दीजिए, मैं कॉल करूँगा। तो मैं आदरणीय ब्रह्मदेव जी को आज प्रणाम कर पाया हूँ, उनसे आशीर्वाद ले पाया हूँ। उनकी मेरी यादें कुछ और गहरी इसलिए हैं कि 93 से 96 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया ग्रेजुएशन में। ये वो दौर था जब एंटी ब्राह्मण राजनीति अपने चरम पर थी, और हमारे गुरुजी अपने जन्म के आधार पर दलित समाज से आते हैं, और मैं अपने जन्म के आधार पर, जिसमें मेरा या उनका कोई योगदान नहीं है, ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मेरे उनके प्रणाम करने पर ये चर्चाएँ बन जाया करती थी कि ये कैसे हो रहा है। दोनों तरफ से, जैसे मैं आज आलोचना झेलता हूँ वैसे होती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के दिलों में हैं, और इसी कारण से आपने मुझे सुनकर वहाँ से मुझे तलाश लिया। मैं इस चैनल के माध्यम से फिर से गुरुजी को एक बार पुनः प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबको भी जय संविधान।